दोस्तों बेसिकली एजिंग क्या है? एज उम्र का नाम नहीं है। एक है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, एक है हमारी बॉडी क्लॉक। कई बार कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी उनकी बॉडी जो है वो 35 या 40 की दिख रही होती है, और बहुत से लोग 35 की उम्र में भी 60 जैसे अपीयर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एजिंग के साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन पड़ रहा होता है, हमारी स्किन जो है वो डिके हो रही होती है, हमारे कॉग्निटिव ब्रेन के फंक्शंस डिके हो रहे होते हैं, हमारी बोन डायनेमिक डेंसिटी, हड्डियों में कमजोरी आ रही होती है, हमारा मसल मास वीक हो रहा होता है। ये सब चीज़ों को अगर कंकर कर लिया जाए तो आप अपनी उम्र को कंकर कर सकते हो। कैसे करोगे? इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, बस इन चीज़ों को लास्ट तक देख करके फॉलो करना, हैरान रह जाओगे। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि वो लोग जो अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में ये कुछ चेंजेस ले आते हैं, जो आज आपको बताने वाला हूँ, तो वो अपनी उम्र से कम 20 साल कम अपीयर होने लगते हैं। और ना सिर्फ अपीयर होते हैं, बल्कि अंदर से अपने बोन, अपने मसल, अपनी स्किन, अपने मेटाबॉलिज्म, अपने ब्रेन, अपने हार्मोनल लेवल पर वो लगातार जवान बनाए रखते हैं। और ये वीडियो नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत शानदार ब्लूप्रिंट आपको आज यहाँ से मिलने वाला है। एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा इस वीडियो का। अब बुढ़ापा आने का सबसे पहला कारण ये होता है कि एज के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है, और अगर वो मेटाबॉलिज्म उस स्पीड से स्लो डाउन ना हो तो आप देखोगे कि आप अपनी उम्र से 1020 साल यंग ना सिर्फ दिखोगा, बल्कि महसूस भी करोगे। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारे खाने को, जो हम खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हमको देता है। यानी हमारे लिए कैलोरीज बनाने का प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है, और एज के साथ ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो जैसे ही ये स्लो होता जाता है, उससे जो कैलोरीज हैं उनका बर्न करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब यही प्रोसेस हमारे एनर्जी लेवल्स और वेट मैनेजमेंट को भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाते हैं। सारा दिन भर इंसान थकान महसूस करता है, लेथार्जी फील करता है। और अगर मेटाबॉलिज्म लो सी हुआ तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता तक। अब अगर हमको इस मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन होने से रोकना है, अपने बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, तो हमको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, वो हमको अपनी डाइट में शामिल करने पड़ेंगे, ताकि हम इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंकर कर सकें। अब उसमें शामिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, राबरी। इनमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लीफ ग्रीन्स जितने भी आपको स्पेनिश मिले, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां मिले, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर भी और हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। ये जो लीफ ग्रीन्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, सर्दियों में स्पेशली आती हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। अब ना सिर्फ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो कर्सिफोर्स वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ब्रोकली है, जैसे कॉलीफ्लावर है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। होल ग्रेन्स आप ले सकते हो, ये फाइबर से ये रिच होते हैं, ये हमारे डाइजेशन को तो सपोर्ट करते ही है, साथ ही ये हमारे शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टेडी बना रहता है, और हमारा जो इंसुलिन और बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सही बना रहने से बहुत लंबे समय तक हम उस एजिंग के प्रोसेस से बच सकते, छुटकारा पा सकते हैं। अब ये होल ग्रेन्स में आप किस किस को शामिल कर सकते हो? सबसे अच्छी चीज़ तो है ओट्स, ओट मील आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया फाइबर का सोर्स है, और बहुत किसी ने तो ये कहा है कि दुनिया का सबसे बेस्ट जो फूड है, मील है, वो ओट मील है। किनोवा को आप ले सकते हैं, प्रोटीन आपको बहुत मिलता है उसमें से। ब्राउन राइस अगर आप लेना चाहें, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस को अगर आप प्रेफर कर सकते हैं, ज़रूर करें। इसमें ज़्यादा फाइबर होता है और न्यूट्रिएंट से ये लोडेड होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप वो जो होल ग्रेन्स हैं, जो पूरा मोटा अनाज, साबुत अनाज है, आप उसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, ना सिर्फ डायबिटीज़ होने के चांसेस को बहुत रिड्यूस करेगा, बल्कि उसके साथ साथ फाइबर बॉडी में जाने से बहुत से कैंसर्स होने की संभावना को कम करता है,
और बॉडी को लंबे समय तक मेटाबॉलिज्म को बढ़िया रखने के कारण बॉडी को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है। अब ईजिंग में जैसे पहले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वीक पड़ना शुरू होता है। दूसरा, हमारा मसल मास लॉस होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती जाती है, हमारे मसल मास धीरे धीरे ये कम होने लगता है। अब मसल मास कम होगा तो इससे क्या होता है, इससे धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों कम होने लगती है। और जितनी भी हम डेली एक्टिविटीज रोजमर्रा के जितने भी काम करते हैं ना, वो हमारे लिए कई बार मुश्किल लगने लगते हैं। हमारे शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती। और ये जो मसल मास रिड्यूस होता है, इसके रीजन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एज के साथ हार्मोनल लेवल्स जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये कम होने लगते हैं और ये मसल की ग्रोथ और रिपेयर पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ये उनको पूरा पूरा अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज होती है डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, यानी एज के साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जो मसल मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप अपने मसल मास को बढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो लंबी उम्र तक आप बॉडी के अंदर वो स्ट्रेंथ और वो पावर महसूस कर सको और बॉडी की एजिलिटी बनी रहे, बिल्कुल थकान और दर्द और ये सब समस्याएं 80 की उम्र में भी ना हो, तो आपको रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने डेली रूटीन का, अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना होगा। आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ये क्या है? बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसमें एक तो आपको एक रूटीन सेट करना होगा। अगर आप 15 से 20 मिनट के लिए भी इसमें समय निकाल लेते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन आप इनको ज़रूर करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और दूसरा, आप कुछ टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जैसे जिसको हम उठक बैठक बोलते थे, ऊपर नीचे बैठना। स्क्वाट स्क्वाट पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप पुशअप्स कर सकते हैं। आप अब वेट चाहे तो वेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस वेट से मतलब ये नहीं है कि आपको जिम में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो ऐसे बहुत हल्का फुल्का सा, जैसे ये 1.5 केज का डंबल है, सिर्फ बहुत हल्का सा। या फिर सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने बॉडी का ही वेट लिफ्ट करें। जैसे आप पुशअप्स लगाते हैं, अपने ही बॉडी का वेट लिफ्ट करते हैं। जैसे आप वॉल पुशअप्स करते हैं, अपने ही बॉडी का वेट लिफ्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप अपनी बॉडी के वेट से ही एक्सरसाइजेस हल्की फुल्की 15 से 20 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो ये भी आपकी जवानी में बहुत पावरफुल कंट्रीब्यूट करेंगी। और जो मसल मास लॉस हो रहा है उसको ये बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयर करेंगी। और हाँ, सही नींद भी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसल रिपेयर है या ग्रोथ है उसके लिए एक एडिक्ट स्लीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस नींद के दौरान हमारे बहुत सारे रिपेयरिंग हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी सक्रिएट करती है और हमारी बॉडी का जो वियर एंड टियर है उसके रिपेयर और उसके ग्रोथ को ये सपोर्ट करती है। अच्छा, एक आपको ना प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर लेनी है। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल के रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपको प्रोटीन मिलता कहाँ से है? बड़ा बढ़िया अमाउंट का प्रोटीन। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के लिए आपको नॉन-वेज ही लेना पड़ेगा। आप जो है अगर डेयरी लेना चाहते हैं तो डेयरी से आपको बहुत प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप डेयरी भी नहीं लेते हैं तो बहुत जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं, इन सब से आपको प्रोटीन ज़रूर मिल जाता है। आपको जितने भी लेंटिल्स, दालें जितनी भी हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिल जाता है। चिकपीस है, आपको उससे प्रोटीन मिल जाता है। सब्ज़ा के बीज हैं, इनसे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। टोफू, आजकल बहुत चलन में, आप टोफू को अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। आपको योगर्ट से प्रोटीन मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको हर एक मील में अपनी प्रोटीन ज़रूर शामिल करना है, जो मसल मास को मेंटेन करने और बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, मसल मास कम होता है। तीसरा, हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। एज के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो हड्डियां हैं उनकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस प्रोसेस को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी बोन डेंसिटी कम होने से बोनस पतली और कमज़ोर होने लगती हैं और फ्रैक्चर और बहुत सारे ब्रेक्स धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सभी एडल्ट्स में ये देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉज वमन होती हैं, मेनोपॉज के बाद, उनमें ये बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में एजिंग के साथ, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन इन हार्मोन के लेवल जो है वो कम होते जाते हैं और ये बोन हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। एज के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, हम रेगुलरली वेट ट्रेनिंग, वेट पेयरिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे होते,
जो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है और डेंसिटी के लॉस होने का। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि हमको कैल्शियम रिच फूड लेना है। वो ऐसा खाना जिसमें कैल्शियम काफ़ी हो, क्योंकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसके बहुत सारे सोर्स आपको ऑन आप वीएस डेयरी में जैसे मिल्क योगर्ट, चीज़ा, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, स्पेनिश में आपको मिल जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया सब्ज़ा के सीड्स, चिया सीड्स, तो अगर आप सिर्फ़ ये कुछ एक चीज़ों जिनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा उनको डाइट में शामिल कर लें, तो आप देखोगे बुढ़ापे को आप बड़ी दूर से अलविदा कर रहे हैं। आप कह रहे हो भैया 203 साल और रुक जाओ। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देने वाली कि आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी भी मिले, क्योंकि जो विटामिन डी है ना, ये आपके कैल्शियम का जो एब्ज़ॉर्ब होना, आपकी बॉडी जैसे एब्ज़ॉर्ब करती है कैल्शियम को, उस एब्ज़ॉर्ब में आसानी पैदा करता है अगर आप विटामिन डी रेगुलरली लेते हैं। तो और इससे विटामिन डी लेने से आपकी बोनस भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं, और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप सनलाइट के पोज़र में आते हैं तो आपका ये विटामिन डी सिंथेसिस और आपका जो कैल्शियम बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने का पावर है, ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अब ये जो सनलाइट है, इसमें आने का ये मतलब नहीं है कि सारा दिन आप धूप में बैठे रहे, यानी कि वो जो सुबह का समय होता है जब सूर्य उदय होता है, वो 1 से डेढ़ घंटा बिल्कुल सही टाइम है आपका सन रेज़ को सोक करने का। इसीलिए सुबह-सुबह हमारे सभी जो एंसेट हमारे पूर्वज होते थे, वो सूर्य को जल चढ़ाते थे या सूर्य की पूजा करते थे, प्रेयर्स की जाती थी। वो बहुत साइंटिफिक थी। हमने सिर्फ़ उस प्रेयर को या उस जल चढ़ाने को पकड़ा और उसके पीछे की जो साइंस थी, उसको हमने छोड़ दिया। इसलिए आज हम इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि ये अंधविश्वास है, सूर्य को हमारे जल की ज़रूरत है। अरे नहीं, हमको सूर्य को जल चढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे छन करके जो रेज़ पानी में से हमारे पास आती थी, वो इस विटामिन डी सिंथेसिस को प्रमोट करती थी। वो हमारी बॉडी में कैल्शियम अब्ज़ॉर्प्शन होने की कैपेसिटी को बढ़ाती थी, और आज हर दूसरे इंसान को विटामिन डी डेफ़िशिएंसी सुबह-सुबह की सबसे पहली सूर्य की वो किरणें, जो सुबह सूर्य उदय होने के साथ आपको मिलती हैं, उनको आप सोक कीजिए। उस टाइम आप सन बेथिंग कर सकते हैं, सन गेजिंग कर सकते हैं, सनलाइट के एक्सपोज़र में आ सकते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट। आप उस समय सूर्य के सामने ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, लेकिन लोग अक्सर इसी की बात करते हैं, एजिंग के लिए ये है हमारी स्किन में बहुत सारे चेंजेस का आना, क्योंकि हमारी स्किन में जब चेंजेस आते हैं तो ये चेंजेस हमें विजिबल होते हैं, अक्सर चाहे वो रिंकल्स हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं, या लॉस ऑन इलास्टिसिटी है। स्किन बहुत ज़्यादा टाइटनेस जो है उसको लूज़ कर रही है, इलास्टिसिटी को लूज़ कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अगर आप कुछ एक स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप इनको बहुत ईज़िली डिले कर सकते हैं। तो जो कोलाजन है और फाइबर है, इसकी कमी के कारण रिंकल्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। और दूसरा, एक कई बार ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन भी जो है, स्किन का जो मॉइस्चर है वो रिटेन नहीं रहता उसकी, या रिटेन रहने की जो कैपेसिटी अगर हम ऐसा बोले तो वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस और जो फ्लैनेगन है हमारी स्किन की एजिंग का या पिगमेंटेशन का भी, वो बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहला, तो अगर आप धूप में निकलते हैं ज़्यादा तो आप कोशिश कीजिए कि आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए, और वो जो सनस्क्रीन है उसका एसपीएफ कम से कम 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एसपीएफ क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो एक तो जो है आप ये एसपीएफ वाला सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी धूप में निकलने से 5 से 7 मिनट पहले इस राइस वाटर को अच्छे से अपने फेस पर स्प्रे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये फेस पर एक सनस्क्रीन की तरह की ही शील्ड बना देता है, जो शायद उस केमिकल के जितना शायद इफ़ेक्टिव ना हो पाए, लेकिन उससे 8 ही 10 सी पर ये जो राइस वाटर है ये भी आपको देता है। लेकिन अगर ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है तो इसके अंदर कोई हार्मफुल या डेंजरस केमिकल्स भी नहीं होते। आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग अवॉइड करते हैं कि यार धूप में निकलना है तो हैट क्यों लगानी, कैप क्यों लगानी, सनग्लासेस क्यों लगाने हैं? ज़रूर लगाइए। अगर आप ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो नहीं तो आपकी जो स्किन है ये डैमेज हो रही है। लगातार यूवी रेज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, और स्किन की बहुत सारी कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। इससे हर बार धूप में निकलना, ज़्यादा देर तक एक्सपोज़र देना स्किन को धूप में, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अब अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तो आपको एंटी-ऑक्सीडेंट ज़रूर यूज़ करने हैं, या एंटी-ऑक्सीडेंट्स जिन खाने में ज़्यादा है,
एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं और एजिंग का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं, रिजुवनेट करते हैं और उसको यंग बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छे आपको बेरीज में मिल जाते हैं। मतलब अगर आप गर्मियों में या बारिश के सीज़न में देखेंगे तो जो जामुन है उसमें बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं। थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे स्ट्रॉबेरी में आपको ये बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। लीफ ग्रीन सर्दियां आएंगी तो मिल जाएंगे। अब जैसे हमने और बहुत सारी चीज़ों का देखा कि हमारी एज के साथ साथ वो कम होती जाती हैं, ठीक वैसे ही एक चीज़ है जिसको हम कॉग्निटिव डिक्लाइन बोलते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब है कि मेंटल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे हमारी मेमोरी है, हमारी कंसंट्रेशन है, आप देखोगे एज के साथ धीरे धीरे कंसंट्रेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेमोरी यानी चीज़ों को याद करके रिटेन करके उनको एक्सेस करने की थोड़ी कैपेबिलिटीज़ कम होने लगती हैं। साथ ही जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं इस कॉग्निटिव डिक्लाइन की वजह से। और अगर ये कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हो तो यही कॉग्निटिव डिक्लाइन धीरे धीरे अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी बहुत सारी दिक्कतों का कारण भी बनता है। तो क्या करें कि ये कॉग्निटिव डिक्लाइन ना हो, या अगर ये हो रहा है तो इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। और कई लोग में तो आप देखेंगे जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है ये बहुत जल्दी फास्ट फास्ट होने लगता है, यानी 60 से 70, जो कि ऐसी एज नहीं होती कि आप सब कुछ भूलने लगे या आपका कंसंट्रेशन बन खराब होने लगे। लेकिन आप देखोगे इसी 60 की एज में ही बहुत सारे लोगों को मेमोरी लॉस होने लगता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप मेंटल स्टिमुलेशन करें। और ये मैं नहीं बता रहा, ये रिसर्च बताती है कि वो लोग जो मेंटल स्टिमुलेशन के इन 2 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, उनको 9095 की उम्र में भी मेमोरी के इश्यूज़, अल्ज़ाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया होने के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ब्रेन गेम्स, सबसे पहला जैसे क्रॉसवर्ड है, पज़ल्स हैं। आप बहुत सारे पज़ल भर रहे हो, सुडोकू आप खेल रहे हो, या आपने अपनी ज़िंदगी में अभी भी किसी एक हॉबी को पकड़ के रखा हुआ है। आप डांस करते हो, खेलते हो, गार्डनिंग करते हो। लेडीज़ जो हैं निटिंग करती हैं या किसी तरह का भी कोई ऐसा आर्ट वर्क करती हैं। कोई भी एक ऐसी हॉबी अगर आपका ब्रेन इस चीज़ को पकड़ के रखे तो वो लगातार उसमें इंडल्स होने के कारण जो ब्रेन की डीके होने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, ये उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। कुछ लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, कुछ लोग फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, इस उम्र में हैं ना। और एक बहुत बड़ी चीज़ और भी है कि ये इसको बोलते हैं हम सोशल इंटरैक्शन। आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपकी ब्रेन जो है वो एक्टिव रहती है और मेंटल हेल्थ भी इससे कहीं न कहीं इम्प्रूव होती है। साथ ही आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लीजिए। ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे न्यूरोट्रांसमिट सही से फंक्शंस कर सके उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस को एनहांस करते हैं, मूड को स्टेबलाइज करते हैं। ओमेगा 3, अब इसके ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस को तो बहुत सारे सोर्सेस मिल जाते हैं, लेकिन वेजिटेरियंस के पास भी उतने ही सोर्सेस हैं, बस बताए नहीं जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया शिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स अगर आप लेते हैं, सब्जा के बीज अगर आप लेते हैं, इसमें बहुत पावरफुल आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। वॉलनट अखरोट अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अखरोट में बहुत बढ़िया ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स आपको मिल जाते हैं। तो ये आप कंज्यूम कीजिए। ये ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए, हमारे दिल की सेहत के लिए, आपको हमेशा यंग बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजिंग के प्रोसेस में एक चीज़ हमारे साथ होती है, वो है हार्मोनल चेंजेस। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बॉडी पर बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड हार्मोन है। इनके लेवल्स धीरे धीरे हमारी बॉडी में एज के साथ कम होते रहते हैं, जो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी लेकर के आता है और बहुत सारे इमोशनल चेंजेस को भी ट्रिगर कर देता है हमारे मन के अंदर। इसके लिए आप सबसे अच्छा इन तीनों के लिए बहुत बढ़िया जो काम कर सकते हैं, वो ये कि आप जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिज़ोन है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा देता है और ये स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं तो भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार तो
ये 70,880 साल की उम्र में देखा गया कि लोगों के हार्मोनल इनबैलेंस नहीं हो रहे हैं। कारण देखा गया, रिसर्च की गई। उसके ऊपर तो पता चला कि स्ट्रेस बॉडी में नहीं है, कॉर्टिसोन नहीं रिलीज हो रहा, और कॉर्टिजोई अगर बॉडी में उतना ज्यादा नहीं रिलीज हो रहा तो ये हार्मोनल इनबैलेंस होता ही नहीं है कई बार तो। यानी कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपनी सेहत को उस नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, क्योंकि सेहत से बड़ा दोस्त कोई नहीं है मेरे दोस्तों, और सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है। क्योंकि वक्त पड़ने पर यह सेहत ही काम आती है। तो स्ट्रेस को लगातार खत्म करते रहिए, अपनी सेहत को बरकरार रखिए और बहुत लंबी उम्र तक भी इस जवानी का आनंद लेते रहिए।